जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज जो हम करने वाले हैं कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो आपको लगभग आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th के अंतर्गत ये कुछ रिक्त स्थान है। आइए देखते हैं। विलयन एक तो कौन सा रहता है? समांगी मिश्रण। क्या लिखोगे? विलयन एक समांगी मिश्रण। ठीक है, विलयन एक तो कौन सा? समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक मिश्री द्रवों को 25 केल्विन से कम अंतर उनका मिश्रण को किस विधि के द्वारा? तो प्रभाजी आसवन। कौन सी विधि? प्रभाजी आसवन। ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बर्फ, जल और जलवाष्प। बर्फ, जल और जलवाष्प के कौन से गुण? तो रासायनिक गुण। कौन से गुण समान रहते हैं? देखो, बर्फ दिखने में ठोस रहेगी, जल लिक्विड, जलवाष्प गैस, लेकिन तीनों के भौतिक गुण अलग अलग लेकिन रासायनिक गुण समान है। इसलिए तो हम जल का सूत्र क्या लिखते हैं? H2O। तो ये एक अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा विशेष थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलाइडी विलयनों का प्रकाश की किरणों में फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? बड़े। ठीक है, जैसे आसुत जल कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता? तो आसवन विधि। कौन सी? आसवन। एक ही प्रकार के विलयनों से बनने बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें उत्तर में क्या लिख दोगे आप? यहाँ पे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसी प्रकार दूध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध डेडे से एक विलयन, तो काय का विलयन है? कोलाइडी। काय का विलयन? कोलाइडी। ये हमारा जैसे दूध एक तो कोलाइडी विलयन। किसी पदार्थ का, देखो कितनी बार को एग्जाम में पूछा है, किसी पदार्थ को ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती? ऊर्ध्वपातन। आपने कपूर, उदाहरण में कपूर लिख सकते हो। आप कितनी बार कपड़ों में रखते हो गोली, वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाती, किसके कारण? इसी के कारण। अच्छा, रेत और जल के मिश्रण को कौन सी विथारण, कौन सी विधि? विथारण से पृथक करेंगे। ठीक है, ये ऊर्ध्वपातन वाला तो जरूर कीजिएगा, ये थोड़ी सही जोड़ी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3-4 नाम दे दिए तो ये सही उत्तर यौगिक हो जाएगा। ये तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये मिश्रण हो जाएगा सोडियम और जल, ये मिश्रण। ये सही जोड़ी का था। ठीक है, समझ में आई क्या होगा। कुछ 2 नंबर वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो आप पदार्थ के लिए, ऐसे पदार्थ जिनमें मौजूद कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ, जैसे सोना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जब हम हमारे आसपास के चारों ओर देख पाते हैं तो सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। क्या है? समुद्र का जल, ये मिश्रण के उदाहरण हो गए। ठीक है, उसके बाद दूध, वसा, जल, वसा आदि मिश्रण है। ये सभी वस्तुएं पदार्थों में शुद्ध नहीं है। मिश्रण किसे कहते हैं? कितनी बार आपने देखा होगा, क्वेश्चन आता है यौगिक और मिश्रण में अंतर। पूर्व वीडियो में मैं बता चुका हूं। मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से मिलने वाले पदार्थ के अवयव, जिसमें अवयवी गुण विद्यमान रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रण। जिनके अवयवी गुण विद्यमान होते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रणों के प्रकार, तो आप सभी को पता है मिश्रणों के कितने प्रकार है। अवयवी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के अनेक प्रकार, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दो तो याद रखिएगा, समांगी मिश्रण और। अब विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल, पानी में मिला दिया आपने नींबू, ये विलयन बन गया। सोडा जल आदि कई ऐसे उदाहरण है। तत्व अभी हमने ऊपर पढ़ा। यौगिक, देखो मिश्रण पढ़ लिया, ये यौगिक हमें याद होना चाहिए कि यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ, जिनके
जिनके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, सोडियम क्लोराइड आदि। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिख रखी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे जल, तो जल का सूत्र आप बच्चे को पता होना चाहिए, H2O है। क्या है जल का सूत्र? H2O। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक वर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। नमक, नमक का सूत्र भी बच्चों को याद होना चाहिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी याद रखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? कोई पूछे तो 17। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। जल ये साधारण ताप पर द्रव है। द्रव ताप पर द्रव क्यों? क्योंकि जल में हाइड्रोजन अणु के मध्य संयोजन मजबूत होता है। कमरे के ताप पर एक द्रव धातु और एक अद्रव धातु का उदाहरण बताइए। तो कमरे के ताप पर एक द्रव और अधातु का उदाहरण है। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा और द्रव अधातु ब्रोमीन। बहुत बढ़िया, ब्रोमीन याद रखिएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, ये क्वेश्चन लगभग वेरी 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 IMP, क्योंकि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ऐसे पदार्थ जिनमें भौतिक भौतिक अवस्था बदल जाती किंतु रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का बुरादा बनना। रासायनिक परिवर्तन, ऐसे पदार्थ जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है, जैसे दूध से दही बनना, किसका उदाहरण हो गया? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना, किसका उदाहरण हो गया? ये शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ तो आप मन से लिख सकते हैं। पृथक्करण की ये जो विधियां हैं, ठीक है, ये आपके पास ये यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक और मिश्रण में अंतर, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ मिश्रण कहलाता है। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें घटकों की भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर रासायनिक से निर्मित मिश्रण होता है, ठीक है, अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया से। देखो, मिश्रण में बिना रासायनिक क्रिया, जबकि यौगिक में रासायनिक क्रिया हो रही है। एक चीज विशेष ध्यान रखिए सभी कि यही एक मेन पॉइंट बन जाता है कि देखो यहाँ पर मिश्रण जो है उसमें रासायनिक क्रिया, बिना रासायनिक क्रिया, मिश्रण में बिना रासायनिक क्रिया, जबकि यौगिक में रासायनिक क्रिया के द्वारा फलस्वरूप पदार्थ निर्मित हो रहा है। तो आप पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि यौगिक में कौन सा? रासायनिक क्रिया के द्वारा, और मिश्रण में बिना रासायनिक। इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, इन्हें भौतिक विधि पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारा कुछ विशेष, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र याद रखें सभी, आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100, विलयन का द्रव्यमान विलेय पदार्थ को आयतन गुणित 100 अपॉन में विलयन। बहुत सारे बच्चों को समस्या रहती है। अच्छा, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप सभी बच्चे विशेष ध्यान रखिए। मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। जैसे वाष्पन विधि हो गई, अपकेंद्रण हो गए, गुरुत्वीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, प्रभाज्य आसवन। तो ये मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां हैं, आप सभी को इनका नॉलेज होना चाहिए। चलो अच्छा लेसन आ गया। कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलम। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर क्लोरीन के समस्थानिकों के नाम, ये आप सभी को क्लोरीन के समस्थानिकों के नाम दे रखे हैं। क्लोरीन 17, ठीक है। निम्न परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए, तो 11 क्लोरीन मैग्नीशियम। तो आप सभी को पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई है ना। जैसे ये सोडियम के हो गए, किसके हो गए?
सोडियम की, तो आप देखोगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ये सोडियम पहली पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 8 1, ये 17, ये देखिए 2 8 1 लिखा है, 2 8 7, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक रहता 12। आप सभी याद रखिए, ठीक है। समस्थानिक से क्या समझते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 रहता है, सोडियम का 11 रहता है, याद रखिए। और ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, सभी विद्यार्थी जरा विशेष ध्यान दी। समस्थानिकों में क्या रहता है कि उनका परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहता है। जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये तो लगभग आप याद जितनी जल्दी कर लें उतनी अच्छी बात है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 संभारिक किसे कहते हैं, देखो संभारिक में क्या रहता है कि उनके परमाणु क्रमांक तो सेम है, भिन्न है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम रहेगी। जैसे ये 19, ये परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या, दोनों की क्या है, 40, ठीक है। विशेष ध्यान रखिए जरा। चलो हाँ, ये भी मैं सभी स्टूडेंट को कह देता हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, बहुत बढ़िया। प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूटन चैडविक। आप एक काम कीजिए, एक लाइन याद रखिए। मान लो देखो, मैं इसको, ये खोजकर्ता के नाम तो हो ही गए, एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। ये मैंने एक ईंट ली, क्या ली, एक ईंट। कुछ ईंट इसी प्रकार की रहती, इस पर लिखा, इस पर यदि मैं लिख दूँ ईंट पर नाचो, क्या लिख दूँ, ईंट पर नाचो, क्या लिख दूँ, ईंट। ई से हो जाता मेरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम हो गया जे थॉमसन। ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, खोजकर्ता का नाम जे थॉमसन। प्लस से प्रोटॉन और करता, यहाँ गोल्डस्टीन लिखा, रदरफोर्ड भी लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं। न से न्यूटन, और न्यूटन के खोजकर्ता का नाम है चैडविक, तो ठीक है, कोई दिक्कत। परमाणु को परमाणु क्रमांक परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे सोडियम का दे रखा है 11, ठीक है। केनाल किरणें, ये आप सभी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। केनाल किरणें की विशेषता, ये किरणें कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉनों के गमन करती है। ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल चित्र सहित, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या करा था कि ये बीच में एक नाभिक लिया था, इस पर अल्फा कणों की बौछार की थी। किसकी की थी, अल्फा कणों की। ये नाभिक है, ठीक है, स्वर्णपात। ये अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ तो इधर टकरा के निकल गए अल्फा कण, कुछ इधर निकल गए, और 20,000 में से एक, ये देखिए, ये यहाँ से एक टकरा के रिटर्न आ गया था। तब उन्हें दिमाग में आया कि एक जब बीच में कोई वो कुछ है इसमें, तब वहां से नाभिक की खोज हुई, ठीक है। क्योंकि कुछ इधर चले गए, देखो टकरा कर कुछ इधर चले गए, लेकिन जो एक दो टकरा कर रिटर्न आया था उससे पता चला था कि नाभिक, इसलिए, ठीक है। ये विसर्जन नलिका का चित्र है। चलो आइए, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वेरी आईएमपी। सभी बच्चों को मैं एक बार यही कहना चाहता हूँ, आप सभी वेरी वेरी आईएमपी। ये सभी जैसे आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा, काय में रहेगा, ये प्लस में है। और न्यूटन पर कोई आवेश नहीं रहता, शून्य। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी आप सभी, ये खोजकर्ता का नाम, ठीक है। परमाणु नाभिक में स्थित, ये नाभिक और कक्षाओं में भ्रमण करता है, ठीक है। और ये नाभिक में अंदर, और ये भी नाभिक, मान लो ये परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक मान लेते हैं ना, और ये कक्षाएं मान लेते हैं, कुछ इस तरह की कक्षाएं रहती है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, ये पहली कक्षा, ये यहाँ पे यार, हाँ, ये बाहर कक्षा में रहता है, ठीक है।
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये रदरफोर्ड की कुछ कमियां हैं। ये हाइड्रोजन के समस्थानिकों के उपयोग कैंसर जैसी बीमारी में भी कोबाल्ट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी विशेष ध्यान दीजिए। चलो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिकाओं को आत्मघाती थैला कोशिका का आत्मघाती थैला क्या है? तो लाइसोसोम। क्या है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का? तो सूक्ष्मदर्शी। किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। कोशिका झिल्ली काय की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। किसके? किसी कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? सिकुड़ जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका। पादपों की कोशिका भत्ती किससे बनी रहती है? सेल्यूलोज। एक कोशिका में दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। ठीक है, जंतुओं के शरीर में संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो क्या है? कोशिका। कोशिका को क्या आप आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है? हाँ। कोशिका में पाए जाने वाले घटकों के नाम। ये कोशिका, जो भी कोशिका रहती है, ठीक है, उसके कुछ घटक रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया आप बार बार लिखने का प्रयास करें क्योंकि बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक और कोशिका। पादप कोशिका की भत्ती किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका का पावर हाउस। अच्छा, कोशिका, ये देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो राइबोसोम प्रोटीन का करता है। किसका करता है? याद रखिए, प्रोटीन। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या बार बार आपको, कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। पादप कोशिका भत्ती किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। काय की? सेलुलोज। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। नारियल के रेशे का स्कर्ले कायमा, ये बहुत जरा थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना रहता है? तो स्कर्ले कायमा। कोशिकांग जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है? पेशी ऊतक। अब जैसे ये आपकी एक सही जोड़ी है, इस पर जरा, जैसे वो सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, मतलब ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि इस सही जोड़ी को जरा थोड़ा विशेष ध्यान दें। वेरी वेरी आईएमपी है ना। तो आईएमपी कैसे होते हैं? जैसे जाइलम, तो जाइलम जायलम आ रहा ना, तो जाइलम का ये से तो सामने सही उत्तर दे रखा है, जल का वहन। लेकिन इसमें क्या रहेगा? जल का वहन। जाइलम का मेन कार्य क्या रहता है? जल का वहन। और फ्लोएम का क्या रहता है? भोज्य पदार्थों का संवहन। ये अक्सर आपको कंफ्यूज करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का जल का वहन रहेगा, फ्लोएम का क्या रहेगा? भोज्य पदार्थों का। माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, बहुत बढ़िया। गाल्जी काय, कोशिका के अंदर का संगठन। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट का क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विशेष सामने उत्तर भी है, आप देख लीजिएगा, है ना। पौधों के भीतर ये थोड़े से कुछ नाम हैं सरल ऊतकों के। संरचनात्मक, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ, नाभिकी झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली। तो ये थोड़ा सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, हाँ, ये जो है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, सभी बच्चे को आना ही चाहिए। कोशिकाएं उपापचय के व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम में जाकर फट जाती है। क्योंकि क्यों फट जाती? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम अपनी पाचक
अपनी कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत ही शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिकाओं का आत्मघाती थैला कहते हैं। इसे 2-4 बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसके बाद संप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? कोशिका का बिजली घर, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी, एडिनोसिन एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बार बार कह रहा हूँ, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैविक रासायनिक क्रिया संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिकाओं का बिजली घर कहते हैं। ये पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र आप सभी बच्चों को बनाते आना चाहिए। ये यहाँ पर दे रखा है पादप कोशिका का, ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। ठीक है, चलो, ये समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये आप सभी इनके कुछ कार्य हैं, इनके कुछ कार्य सभी देख लें एक बार, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही है ये तो। पेशी रेखी, इसका जो चित्र है आप सभी विद्यार्थी बना लें, है ना। तंत्रिका कोशिका, ये यहाँ पर पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कुछ अंतर दे रखे हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि बच्चे को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो डिफरेंट है अंतर, वो आना चाहिए। और अंतर सरल भी तो है। देखो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर सरल भाषा में अपन समझते हैं। पादप कोशिका पादकों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है, और जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। कितना सरल अंतर! पादप कोशिका पादकों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पादप कोशिका में कोशिका भत्ती उपस्थित रहती है, इसमें कोशिका भत्ती उपस्थित नहीं रहती। पादप कोशिकाओं में देखो, पेड़ पौधे कैसे रहते हैं? हरे, तो इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित रहते हैं। पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तियां होती है, इसमें रिक्ति या तो छोटी रहेगी या फिर अनुपस्थित रहेगी। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो कितना सरल अंतर। चलो, ये थोड़े से ऊतकों के बारे में है, आप सभी इनको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। हाँ, यहाँ पर स्टोमेटा के जो 2 कार्य, ये जरूर स्टोमेटा के 2 कार्य आप सभी गैसों का आदान प्रदान में सहायक और वाष्पोजन क्रिया में सहायक, स्टोमेटा के कार्य, है ना। रंध्र के कार्य भी याद होना चाहिए। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर है, तो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सरल ऊतक, पेशी ऊतक। ठीक है, अब आ जाते हैं गति। गति में किसी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही तो उसे क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था। ठीक है, वेग और ग्राफ का क्षेत्रफल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेग और ग्राफ, तो ये क्षेत्रफल बताता है विस्थापन को। ये ग्राफ दे रखा है, ए और बी, वेग का ऐसा मात्रक। एक औसत चाल किसे कहते हैं? ये औसत चाल का सूत्र है, तय की गई दूरी बटे में समय। ठीक है, तय की गई दूरी बटे में समय, ये बटे में आएगा समय, है ना। एक समयावर्ती गति। त्वरण किसे कहते हैं? आप त्वरण का जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। त्वरण, किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु में। और त्वरण का मात्रक ms मीटर सेकेंड इनवर्स, है ना। ये वेग और ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन वीडियो बड़ा, बात बड़े और छोटे की नहीं है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन, चलो ये इसको देख लेते हैं। वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। कोई वस्तु अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एम द्रव्यमान, वी वेग, तो एम वी, तो उसका संवेग क्या होगा? संवेग, मोमेंटम, पी इक्वल टू एम वी, द्रव्यमान गुणित वेग बराबर संवेग। हाँ, ये देखिए, थोड़े से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा। जब कोई बस अचानक
रुकती है तो आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि गतिशील बस में उपस्थित संपूर्ण वस्तु व्यक्ति के वेग वेग से ही गतिशील होती है। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट में भी हम विरामावस्था में आ जाते हैं, परंतु ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का। एक बैटरी जलती है, इस प्रक्रम में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। पिंड, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब हम लोगों को, मतलब ये तो सवाल है, सवाल, ठीक है। और हम बीमार क्यों होते हैं उसके ये ज़रा थोड़े से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ज़रा विशेष WHO, ये आप सभी बच्चे को याद रखिए। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में। कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। संतुलित आहार न मिलने का कारण क्या होता है? कुपोषण। जल कठोर क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के लवण के कारण। एड्स का पूरा नाम, ये सभी एड्स का पूरा नाम याद रखिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। विटामिन ए की कमी से रतुंधी मसूड़, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में जो सूजन आता है। डेंगू मच्छर काटने से कौन सा? एडिस। कुपोषण, ये कुछ रिक्त स्थान है जरा, जैसे कुपोषण, ठीक है। तो कुपोषण से हिंजनता, BCG का टीका। तपेदिक रोग कौन से में? तपेदिक। इसी के साथ जल में फ्लोराइड से अधिक मात्रा मौजूद होने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एड्स रोग होने पर मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है?